प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य के जवानी चैप्टर की पूरी व्याख्या आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को इसका पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको मस्तानी जवानी तक की पूरी व्याख्या समझा दिया था। ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में आपको आगे की पूरी व्याख्या बताने वाला हूँ, यानी कि यहाँ से शुरू करके आगे जितने भी पद हैं सबकी लिखित व्याख्या आप सभी को बताऊंगा। पूरा व्याख्या पहले बुक में समझाऊंगा, फिर अपनी इस नोट्स में दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको प्रसंग लिखना है, कैसे आपको व्याख्या लिखना है, कैसे आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक पद सीधा आपके दिमाग में जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, जो जो मीनिंग बताई जाए आप उसको नोटबुक में लिखते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो पद कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये नमग हैं तब चरण की रेखिया हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखिया हैं, विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। समझना, एक एक शब्द को समझना। यहाँ पर कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी देश के युवाओं को बलिदान होने की प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं कि हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये नहीं है, ये ना माने नहीं है, मग माने रास्ता, ये रास्ते नहीं हैं। कि हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ते नहीं हैं। तब चरण की रेखियां हैं, तब चरण, तब क्या है, ठीक है, ये तब क्या है, चरण की रेखियां हैं, चरण के निशान हैं। रेखियां मतलब निशान है या चिन्ह है। ये उनके पैरों के निशान है, किनके पैरों के, तुम्हारे पूर्वजों के। ठीक है ना, तुम्हारे पूर्वजों के पैरों के निशान हैं। तो यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ते नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे महान पूर्वजों के पैरों की निशानियां हैं, क्योंकि बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। और यही निशानी जो है, ठीक है ना, यही निशानी जो है बलिदान होने की दिशा की, ठीक है ना, बलिदान होने की दिशा की अमर देखा देखियां हैं। अमर माने अमर, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना, कभी ना नष्ट होने वाली देखा देखियां हैं, मतलब दरवाजे हैं या रास्ते हैं या निर्देश हैं। ठीक है, देखा देखियां है कि मतलब आप निर्देश लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देखा देखिए का मतलब यह है कि ये जो निर्देश हमको दे रहे हैं, इसी को देख देख करके दूसरे व्यक्ति भी देश पर बलिदान होने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, अमर जो देखा देखियां हैं, जो अमर निर्देश हमारे पूर्वजों के पैरों के निशान रूप में हमको मिले हैं ना, इसको देख करके भारत के युवा लोग जो हैं स्वयं देश पर स्वयं को न्यौछावर करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखना कि हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ते नहीं है, अपितु हमारे महान पूर्वजों के पैरों के निशान हैं, जो तुम्हें बलिदान होने की दिशा की ओर, ठीक है ना, युगों युगों तक निर्देशित करते रहेंगे। देखिए देखिए मतलब निर्देशित करते रहेंगे, जिसको देखकर हमारे भारत के आने वाले युवा पीढ़ी जो है वो भी बलिदान होने के लिए अग्रसर होगी। ठीक है, विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये। वो क्या कहते हैं कि ये जो पैरों के, ये जो आप जिस पर चल रहे हो ना, ये हमारे भारत के युवाओं के या भारत के महान पूर्वजों के इस संसार में, ठीक है ना, विश्व पर मतलब इस संसार में उनके पैरों से लिखे गए या पैरों से बनाए गए कृतिलेख हैं। कृतिलेख हैं मतलब उनके द्वारा किए गए महान कामों के लेख हैं या लेखा जोखा है। ठीक है ना, यानी ये जो रास्ते जिस पर आप चल रहे हो ये उनके द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, उन्होंने ही आज आपको इस पर चलने योग्य बनाया है। नहीं तो एक समय अंग्रेज थे तो आप इस पर आज़ादी से नहीं चल सकते थे। ठीक है ना, आपके ऊपर उनका अधिकार होता था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत के युवा लोग जो हैं वो इस संसार में ये जो सब चीज़ बनी हुई हैं वो उनके पैरों से लिखे गए, ठीक है ना, पैरों से बनाए गए उनके महान कामों के लेखा जोखा हैं। ठीक है, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये क्या कहते हैं कि ये जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, ये पृथ्वी पर, ठीक है ना, पृथ्वी पर तीर्थों की दिशा की ओर, जैसे महान तीर्थ कोई भी, जैसे प्रयागराज हो गया, उत्तराखंड में हरिद्वार हो गया, जगन्नाथ धाम हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी पर महान तीर्थों की दिशा की मेख हैं, ये रास्ते हैं। ठीक है ना, मेख है मतलब स्तंभ है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार पूरा देखना, मैं आपको लिखना भी बताऊंगा, तभी आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ठीक है, मेख माने स्तंभ होता है, ठीक है ना,
स्तंभ लेख, जो कि पहले होता था कि खंभों में लिख दिया जाता था, तो उसी को स्तंभ लेख कहा जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि इस संसार में हमारे पूर्वजों के पैरों द्वारा बनाए गए ये महान, उनके द्वारा किए गए महान कामों की यह लेखा जोखा है। ठीक है ना। और ये हमारे पृथ्वी पर अनेक तीर्थों की दिशा की ओर प्रदर्शित करने वाले स्तंभ लेख हैं, या फिर ऐसा कह लो कि ये चिन्ह बने हुए हैं ये उतने ही पवित्र हैं जितने हमारे देश के तीर्थ स्थान। ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं कवि की प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उठ हे जवानी उठ। ठीक है ना। हे रानी, हे जवानी रानी उठ और अपने प्राण रेखा खींच दे। प्राण रेखा खींचने का मतलब यह है कि स्वयं को बलिदान कर दे। ठीक है ना। उठ और स्वयं को बलिदान कर दे, क्योंकि री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। क्योंकि हे जवानी, री माने अरी, अरी यानी हे जवानी, तेरा मोल जो है, तेरा मूल्य जो है तभी चढ़ेगा, तेरा मूल्य तभी चढ़ेगा। अरे जवानी, तेरा मूल्य तभी चढ़ेगा जब तू मृत्यु की ओर अग्रसर होगी, अर्थात जब तू स्वयं को मरण में ले जाएगी, यानी स्वयं को बलिदान करेगी। ठीक है ना। तभी तेरा मूल्य बढ़ेगा। अब देखो इसका आप लोग कैसे लिखेंगे व्याख्या, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिंपल तरीके से पढ़ा तो सब लोग देते हैं पर लिखना कोई भी नहीं बताता। तो देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है ये नमक, दूसरी तरफ चढ़ती जवानी, डैश डैश कर देना। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे इस पद में कवि ने युवा वर्ग को बलिदान होने की प्रेरणा दिया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये कोई रास्ता नहीं है, बल्कि तुम्हारे महान पूर्वजों के पैरों की रेखाएं हैं, अर्थात तुम्हारे पूर्वजों द्वारा स्वयं को बलिदान करके बनाए गए रास्ते हैं। ठीक है। जो बलिदान की दिशा को निर्देशित करते हैं, जिन्हें देखकर देश के युवा युगों युगों तक बलिदान होने की प्रेरणा पाते रहेंगे। ये रास्ते संसार के रास्ते पर उनके पैरों से लिखे गए महान कामों के लेख हैं। ये पृथ्वी पर तीर्थों की दिशा को निर्धारित करने वाले स्तंभ लेख हैं, अर्थात हमारे पूर्वजों ने जहाँ पर स्वयं को समर्पित किया वह तीर्थों के समान पवित्र है। ठीक है। कवि कहते हैं कि हे युवकों की जवानी, उठ और स्वयं को बलिदान करके प्राण रेखा खींच दे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। हे जवानी, देश पर मरने पर ही तेरा महत्व है, अर्थात तेरा मूल्य बढ़ेगा। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर, शैली उद्बोधन, गुण ओज, अलंकार रूपक और अनुप्रास। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़िया समेट खगोल आया, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। समझना, एक एक शब्द को समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। क्या कहते हैं कि ये जो समय है, समय रूपी भूगोल। ठीक है ना। समय भूगोल मतलब समय रूपी भूगोल। ठीक है ना। समय रूपी भूगोल जो है कक्षा 8 तक आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते रहे होंगे जिसे भूगोल कहते थे। ठीक है ना। तो कवि क्या कहते हैं कि ये समय का भूगोल जो है, यानी समय रूपी भूगोल जो है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, यानी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है। टूटता जुड़ता मतलब बदलता रहता है, यानी परिवर्तित तो होता रहता है, यानी टूटता और जुड़ता रहता है, अर्थात हमेशा बदलता रहता है। कभी पृथ्वी में कौन सा देश जुड़ा, कभी भारत में कौन सा राज्य घटा तो कौन सा राज्य बढ़ा, ये भूगोल जो है हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना। कभी 28 राज्य तो कभी 29 राज्य तो कभी 30 राज्य, ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो कभी क्या कहते हैं कि ये समय रूपी भूगोल जो है कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, और हमेशा कभी कोई नए राष्ट्र जुड़ते हैं तो कोई नए राष्ट्र बिगड़ते हैं। ठीक है ना। यानी जब जब भी नई नई क्रांतियां होती हैं तब तब नए नए राष्ट्रों का निर्माण होता है, और आप लोग ऐसे ही ऐड करेंगे। ठीक है ना। अपने से यहाँ पर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग लिखेंगे कि कवि कहते हैं समय रूपी भूगोल जो है कभी भी स्थिर नहीं रहता, हमेशा टूटता और जुड़ता रहता है, जिससे यानी जब जब क्रांतियाँ होती हैं तो नए नए राष्ट्रों का निर्माण होता है,
और उन राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए ये खगोल जो है, खगोल माने आकाश मंडल, ठीक है, आकाश मंडल जो आपको आकाश दिखाई देता है, तो कहते हैं कि ये आकाश मंडल जो है स्वयं अपनी गोद में नक्षत्र रूपी मणियों को समेट करके लाता है, ठीक है ना। नक्षत्र रूपी मतलब जितने भी तारे वगैरह दिखाई देते हैं उन्हीं को नक्षत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि इन्हीं नए राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए ये आकाश मंडल जो है स्वयं अपनी गोद में नक्षत्र रूपी तारों को समेट करके लाता है। और क्या कहते हैं, कभी यहाँ से देखना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, देश के युवाओं से अब कभी यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि हे युवाओं, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। क्या कहते हैं कि क्या वो बारूद जल सकती है, क्या वह बारूद जल सकती है जिसमें बर्फ के टुकड़े पाए जाते हों। हिम के प्राण पाए मतलब बर्फ की प्रकृति पाई जाती हो, यानी जो बारूद बर्फ की तरह नमी से परिपूर्ण होगी, क्या वो जल पाएगी। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं जल पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नमी रहेगी तो वो जल नहीं पाएगी। तो कहते हैं क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, वैसे ही उस भारतीय युवक को क्या मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिला मतलब क्या मिला, अर्थात उसने जीवन में क्या किया जिसके अंदर प्रलय के सपने ना आए, ठीक है ना, यानी जिसके अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए प्रलय के सपने ना आए, ठीक है ना। प्रलय मतलब तहस नहस कर देने का सपना, ठीक है ना, जिसके अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए तूफान ना आए, ठीक है ना, वो अपने जीवन में क्या किया, ठीक है ना, उसको अपने जीवन में क्या मिला। धरा या तरबूज है दो फाँक कर दे। कभी क्या कहते हैं कि हे भारत के युवाओं, तुम इतने ज़्यादा बलशाली हो, इतने ज़्यादा महान हो कि तुम्हारे सामने ये पृथ्वी जो है तरबूज के समान है, ठीक है, तरबूज के समान है। तुम चाहो तो इसके दो टुकड़े कर सकते हो, फाँक माने टुकड़े, दो माने दो, ठीक है ना, तुम चाहो तो इसके दो टुकड़े कर सकते हो। और अंत में कभी क्या कहते हैं कि चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। कहते हैं कभी कि हे जवानी, ठीक है ना, हे जवानी तू इस स्वतंत्रता रूपी भगवान पर, स्वातंत्र प्रभु मतलब आज़ादी रूपी भगवान पर या स्वतंत्रता रूपी प्रभु पर अपने इस अमर पानी को अर्थात खून को, ठीक है ना, अमर पानी मतलब खून को चढ़ा दे अर्थात समर्पित कर दे, ठीक है। तू अपने इस शरीर में उपस्थित प्रत्येक रक्त की एक एक बूंद को इस आज़ादी रूपी प्रभु पर समर्पित कर दे, तभी ये विश्व मानेगा कि तू जवानी है जवानी, ठीक है ना, तभी ये संसार तुझे मानेगा कि तू एक अच्छी जवानी है, ठीक है ना, नहीं तो सब तुझे कहेंगे कि तू एक क्या है, नष्ट होने वाली जवानी है, ठीक है ना। और यदि तुम अपने इस रक्त को देश के लिए समर्पित कर दोगे तभी ये संसार तुम्हें जवानी मानेगा, ठीक है, तू जवानी है जवानी, हे जवानी, तभी ये संसार तुझे जवानी मानेगा, ठीक है। तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ भी चलो आपको बता देते हैं। तो देखो, एक तरफ आपको लिखना है टूटता जुड़ता समय, दूसरी तरफ जवानी है जवानी, ठीक है। मैं आपको अच्छे से थोड़ा जूम आउट करके समझाता हूँ। संदर्भ में पूर्वत लिखेंगे, यानी जो पिछले वाले में लिखे थे तो सेम वहाँ पर लिख लेना, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि ने देश के युवाओं को देश के गौरव की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि हे युवाओं, समय का भूगोल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब जब क्रांतियाँ हुई हैं यह टूटता और जुड़ता आया है, अर्थात जब जब क्रांतियाँ हुई हैं नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। इन नए राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए आकाश मंडल भी अपनी गोद में नक्षत्र रूपी मणियों को इकट्ठा कर लिया है। कवि कहते हैं कि हे युवाओं, क्या वो बारूद जल सकती है जिसमें बर्फ की प्रकृति उपस्थित हो, अर्थात नहीं जल सकती। तथा उस व्यक्ति को इस जीवन में क्या मिला जिसके हृदय में देश की सुरक्षा के लिए सपने न आए, ठीक है। कवि कहते हैं कि हे युवाओं, तुम इतने बलशाली हो कि ये पृथ्वी तुम्हारे सामने एक तरबूज की भांति है जिसके तुम दो टुकड़े कर सकते हो। कवि कहते हैं कि हे जवानी, ये संसार, ठीक है ना, हे जवानी, ये संसार तुझे तभी जवानी मानेगा जब तुम स्वतंत्रता रूपी प्रभु पर अपने रक्त को समर्पित कर दोगे, ठीक है। इतना आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली रस वीर शैली उद्बोधन गुण ओज अलंकार अनुप्रास और रूपक। चलिए चलते हैं अगले पद पर। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। देखो समझना, एक एक शब्द को समझना। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उस भारतीय को, ठीक है ना, यहाँ पर प्रत्येक भारतीय के लिए कहते हैं कि जिस भारतीय का चेहरा लाल नहीं है, अर्थात जिस भारतीय के अंदर बलिदान होने की प्रेरणा नहीं है, ठीक है ना। लाल चेहरा का अर्थ किससे लिया गया है, बलिदान होने से, आपको अपने से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कवि क्या कहते हैं कि जिस भारतीय का चेहरा लाल नहीं है, अर्थात जिसके अंदर बलिदान होने की प्रेरणा नहीं है, वो भारत माता का लाल नहीं है।
फिर लाल किसके, वो भारत माता का लाल नहीं है, वो किसी दूसरे का पुत्र है। ठीक है ना, लाल माने पुत्र, यानी वो भारत माता का पुत्र नहीं है, वो किसके यानी किसी दूसरे का पुत्र है। और लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, और जिसका खून लाल नहीं है, और जिसका खून लाल नहीं है अर्थात जिसके खून के अंदर जोश नहीं है, जिसके शरीर के अंदर जोश नहीं है देश पर बलिदान होने के लिए, उसका कंकाल किसके काम आएगा। कंकाल किसके मतलब अरे उसका कंकाल किसके काम आएगा। ठीक है, अरे कंकाल किसके, उसका कंकाल किसके काम आएगा। और प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर देश पर बलिदान होने की प्रेरणा सो चुकी है, यानी कि प्रेरणा उसके अंदर देश पर बलिदान होने की जो भावना है अगर वो नहीं आई अर्थात सो गई है, तो वो किसी न किसी का आटा दाल बन जाएगा, यानी वो किसी न किसी का भोज्य पदार्थ एक न एक दिन बन जाएगा। क्योंकि जब भाई देश पर आप बलिदान नहीं होगे तो अंग्रेज आप पर हावी रहेंगे। ठीक है, और वो आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि वो किसी न किसी का एक न एक दिन आटा दाल बन जाएगा अर्थात भोज्य पदार्थ बन जाएगा, यानी खाने योग्य पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, और कहते हैं कि वो भारतीय जिसके सिर पर भारत माता की सुरक्षा का बोझ नहीं चढ़ा, यानी वो भारतीय जिसके सिर पर भारत माता की सुरक्षा का भार नहीं चढ़ पाता, वो उसके छापा माल किसके। ठीक है ना, वो यानी उसके सिर पर लगा हुआ छापा और चंदन, उसके सिर पर लगने वाला चंदन और तिलक किसके काम आएगा। ठीक है ना, यानी भाई अगर तुम्हारे सिर पर देश की सुरक्षा के लिए बोझ नहीं है तो तुम लाख चंदन तिलक लगा लो, किसके काम आएगा। ठीक है, कभी ये चीज कहते हैं। कभी कहते हैं कि वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कभी क्या कहते हैं कि वेद की वाणी हो या आकाशवाणी हो। वेद की वाणी मतलब चार वेद आप लोग जानते ही हैं, यानी वेदों में लिखी गई शब्द या कहावतें। ठीक है ना, तो कभी कहते हैं कि वेद की वाणी हो चाहे देवताओं के द्वारा कही गई आकाशवाणी हो। ठीक है, वो धूल है, चाहे वेदों की कहावत हो यानी वेदों द्वारा बताई गई बातें हों या देवताओं द्वारा कही गई बातें हों, वो धूल है यानी नष्ट है, बेकार की बात है, जिससे संसार को जो जग नहीं पाई जवानी, जिससे संसार को नहीं पाई मतलब नहीं प्राप्त होती जवानी, मतलब जवानी या जोश। ठीक है ना, यानी कि जिससे भारत के प्रत्येक युवा की जवानी जागृत नहीं हो सकती, जग नहीं मतलब जागृत नहीं हो सकती, जग नहीं पाई मतलब जागृत नहीं हो सकती, वो वेदों की वाणी या फिर देवताओं की वाणी धूल के समान है, यानी वो किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, जिससे भारतीय युवाओं को उत्साह न मिले, जोश न मिले। ठीक है, तो अब पूरे की व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ भी मैं आपको पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे लाल चेहरा है, दूसरी तरफ पाई जवानी। ठीक है, डैश डैश कर देना। संदर्भ देख लो, पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने वीर पुरुष के कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि हे युवकों, यदि तुम्हारा चेहरा लाल नहीं है अर्थात तुम्हारे अंदर बलिदान होने की प्रेरणा नहीं है तो तुम भारत माता के पुत्र नहीं हो सकते। यदि तुम्हारे खून में लालिमा अर्थात जोश नहीं है तो तुम्हारा कंकाल देश के किस काम आएगा। यदि देश पर बलिदान होने की तुम्हारी प्रेरणा सो गई है तो तुम्हारा ये शरीर शत्रु के लिए आटा दाल अर्थात भोज्य पदार्थ बनकर रह जाएगा। कवि कहते हैं कि जिसके सिर पर देश के गौरव की रक्षा का भार नहीं है तो सिर पर लगा टीका चंदन देश के किस काम आएगा। ठीक है, अंत में कवि कहते हैं कि जिस कविता से युवकों को उत्साह न उत्पन्न हो तो वह किस काम की। ठीक है, भले ही वह पवित्र वेदों से ली गई हो अथवा स्वयं देवताओं के मुख से निकली आकाशवाणी हो। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर, अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, शैली, उद्बोधन, गुण, ओज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पद पर। विश्व है ऐसी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। समझना, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, असी माने होता है तलवार। ठीक है, असी माने तलवार, विश्व माने संसार, है माने है, का माने क्या। कवि यहाँ पर युवाओं से प्रश्न करते हैं कि हे युवाओं, क्या यह संसार तलवार का है। अब तलवार का है संसार, इसका मतलब क्या है। कवि क्या कहते हैं कि हे युवाओं, क्या यह संसार तलवार का है, अर्थात क्या केवल इसे तलवार के द्वारा ही जीता जा सकता है, अर्थात क्या केवल इसे तलवार के द्वारा ही जीता जा सकता है। अब यहाँ पर कवि उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं,
इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये संकल्प का है, ये दृढ़ कठोर यानी मजबूत संकल्पों का है, दृढ़ निश्चयों का है। ठीक है ना, ये भारत में बसने वाले प्रत्येक वीर के दृढ़ निश्चयों का संसार है। ठीक है ना, और हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रलय होते हैं, जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं, प्रत्येक प्रलय का जो मुख्य उद्देश्य होता है, का कोण माने जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी प्रत्येक प्रलय का मुख्य उद्देश्य इस संसार में कायाकल्प में, यानी कायाकल्प माने पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, कायाकल्प माने पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना का है मतलब होता है। ठीक है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। इस संसार में जितनी भी क्रांतियां होती हैं उससे कोई न कोई परिवर्तन होता है, यानी हर क्रांति का उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन लाना होता है। इसलिए संसार जो है कठोर संकल्पों का है, केवल तलवार से जीतने वाला नहीं है। ठीक है, इसको केवल कठोर संकल्पों से ही जीता जा सकता है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। कवि क्या कहते हैं, क्योंकि जिसका संकल्प ऊंचा नहीं होता वो नष्ट हो जाता है, और जिसका संकल्प ऊंचा होता है उसकी ऊंचाई वैसे ही बनी रहती है। कभी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, क्योंकि फूल जो होता है उसके संकल्प ऊंचे नहीं होते और इस वजह से वो गिर करके नष्ट हो जाता है, परंतु सूल यानी कांटे जो हैं आंधी तूफान आने पर भी अपना सिर ऊंचा किए रहते हैं। ठीक है, सूल यानी कांटे जो हैं आंधी तूफान आने पर भी अपना सिर ऊंचा किए रहते हैं और रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, और इससे वो जितने भी रस हैं, जितने भी रसों यानी जितने भी आनंद हैं, रस माने आनंद, ठीक है ना, जितने भी रस के अभिमान हैं यानी रसों के गर्व हैं, रसों के घमंड हैं, उसको नीरस कर देते हैं। अर्थात फूलों का जो भी घमंड होता है उसको तोड़ देते हैं और स्वयं को महान सिद्ध कर लेते हैं। रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, इसका मतलब ये है कि रसों को नीरस कर देते हैं, या रसों का जितना भी घमंड होता है उस सब को दूर कर देते हैं। रस आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो बस मैं कुल मिला के कहता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख दो, ठीक है। कभी यहाँ पर लिखेंगे कि कांटे जो हैं अपना सिर ऊंचा किए हुए रस के जितने भी अभिमान होते हैं, रस के सभी घमंड को दूर कर देते हैं। नीरस किए हैं मतलब यानी कि रहित कर देते हैं, स्वाद रहित करना। नीरस मतलब स्वाद रहित, ठीक है ना, स्वाद रहित कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग आनंद रहित भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कभी क्या कहते हैं कि हे जवानी तेरा खून जो है कभी पानी ना हो जाए, ठीक है ना, तेरा खून जो है कभी पानी में ना बदल जाए, इसलिए हे जवानी। असली जवानी वही है, इस संसार की जवानी वही है जिसको मृत्यु जो है त्योहार के समान लगती है। मरण का त्योहार मतलब जिसको मृत्यु जो है त्योहार के समान लगती है, वही ओरिजिनल जवानी है, वरना तो सब फेक जवानी है इस संसार में, ठीक है ना। तो व्याख्या लिखेंगे कैसे वो चीज़ भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है विश्व है असिका, दूसरी तरफ जीवन की जवानी। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में युवकों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि क्या यह संसार तलवार का है, अर्थात क्या इसे केवल तलवार के द्वारा जीता जा सकता है? नहीं, यह बात नहीं है। यह संसार तो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है, इसे उन्हीं के द्वारा ही जीता जा सकता है। प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार के अंदर पूर्ण परिवर्तन ला देना होता है। जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्पों की कमी होती है तो उसका पतन हो जाता है। वायु के झोंके से फूल गिर जाते हैं और उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन कांटे आंधी और तूफान में भी गर्व से अपना सिर उठाए रहते हैं। कांटे फूलों की कोमलता और सरसता के अभिमान को अपनी दृढ़ शक्तियों से चकनाचूर कर देते हैं। कवि कहते हैं कि हे जवानी तेरी नसों में खून में जो उत्साह रूपी उछड़ता है, उस उत्साह के नष्ट हो जाने से तेरा रक्त शीतल होकर पानी न हो जाए। जीवन में जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु को उत्सव और उल्लासपूर्ण क्षण समझे, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस वीर गुण ओज अलंकार उपमा अनुप्रास छंद मुक्त, ठीक है। अब आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ हरपी लिखें, वहां पर आप लोगों को इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।